हाय नमस्कारम। वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और आज के लेसन 46 हमारे यूट्यूब में ये जो एनसीएफ का कॉन्सेप्ट्स है, हम जो कुछ डिस्कस कर चुके हैं इन आर लेसन 45 में वी डिस्कस्ड ऑल दिस राइट। 45 में मीनिंग्स, एम्स, प्रिंसिपल्स अगर नहीं देखा ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ कमिंग टू लेसन 46, इसमें और क्या बाकी है? पर्सपेक्टिव, एनसीएस, फोकस, वाइटल पॉइंट्स, की फीचर्स आज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद कल के क्लास में वी विल गो विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एनसीएफ एक्सक्लूसिवली। जो कुछ है वो सब मैं शेयर कर लूँगी आपसे। वॉच आउट फॉर दोज वीडियोज ऑल्सो। ओके, तो कमिंग टू पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीएफ 2005। तो ये जो एनसीएफ है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये जो आइडियाज़ थे पास्ट में उनके ऊपर ये फ्रेम कर चुके थे। तो उनका पर्सपेक्टिव एनसीएफ कैसे सोचता है, उनका सोच कैसा है वो आज देखेंगे। यानी उनका ये कहना है कि वो जो लर्निंग है, शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड्स, यानी वो पुराने बाय हार्ट वाली मेथड से हमारा शिफ्ट होना चाहिए लर्निंग में बच्चों में। वो खुद लर्निंग ऐसा होना है कि बाय हार्ट वाली बात छोड़ के एक्सप्लोरेशन के साथ वो सीखे। ओके, दैट इज़ द मेन थिंग। और कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये भी हमने, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव उनका। और इंटीग्रेट एग्जामिनेशन टू क्लासरूम लर्निंग, ये भी जो एग्जामिनेशन है उसको इंटीग्रेट करना है। और जो करिकुलम है वो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक होना है और नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी बाय केयरिंग कंसर्न्स विद द डेमोक, यानी हमारा बच्चों का नर्चरिंग ऐसा होना है कि बच्चों को हम और भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए डोमैक एक स्कोप दें। तो एनसीए का मेजर फोकस क्या था? वो फोकस है लर्निंग विदाउट बर्डन। Major focus was learning without burden, to make learning a joyful experience and move away from textbooks to a basis of for examination and to remove stress. इसका अर्थ क्या है? एंड ऑफ द डे आपको क्या समझना है कि हमारा एनसीएफ क्या बोलता है कि लर्निंग ऐसा होना है कि बच्चों को बर्डन ना करे, वो खुशी खुशी पढ़े। और टेक्स्ट बुक से ज़्यादा हो, सिर्फ टेक्स्ट बुक से लिमिटेशन नहीं होना और बच्चों में कोई स्ट्रेस ना हो। और बहुत सारे चेंजेस है उनका सिलेबस में रिकमेंड कर चुके हैं बहुत सारे। तो एक और बात है कि टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी वो बच्चों में वो सोशल रिलेशनशिप हो और नॉन वायलेंस वाली बात, वननेस अक्रॉस द सोसाइटी, यानी उनके इकोनॉमिक स्टेटस या फिजिकल स्टेटस, यानी वो उनके एबिलिटी, डिसेबिलिटी, वो सब बीच में कुछ भी नहीं आना है। उनके पढ़ाई में, ओवरऑल डेवलपमेंट में वो हर्डल्स नहीं होना चाहिए। कौन से बैकग्राउंड से आए हैं वो सब बिल्कुल मायने नहीं रखते। और जब एजुकेशन होती है, इट शुड बी अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। वो और बच्चों को हमें इंश्योर करना है कि अप टू एज ऑफ 14 10th क्लास तक जो बच्चे, वो कंपलसरी एजुकेशन हो और हम उनको सिखा पाए। व्हाट डू से इन हिंदी, सिखा दें। ओके, तो नेक्स्ट, टू इनकलकेट द फीलिंग ऑफ वननेस, डेमोक्रेसी एंड यूनिटी इन द स्टूडेंट्स, द करिकुलम इज एनेबल टू स्ट्रेंथन अ नेशनल आइडेंटिटी। तो करिकुलम ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि सब में एक वननेस हो, डेमोक्रेटिक फीलिंग हो, यूनिटी हो बच्चों में। और हमारे नेशनल आइडेंटिटी को, इंडिया को, जो भी हमारे भारत महान है ना, तो इसके बारे में वो एक वैल्यूज़ जनरेट करें। तो इन सब के ऊपर है। और जेपी नाइक जी, ही हैज़ डिस्क्राइब्ड इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज अ एक्सक्लूसिव ट्रायंगल फॉर इंडियन एजुकेशन। तो ये एक्चुअली एक ट्रायंगल जैसा होता है। एक्सक्लूड ट्रायंगल ऑफ इंडियन एजुकेशन अगर कोई पूछे इन द ट्रायंगल फॉर्मेट, इट इज नथिंग बट इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ओके, ही हु प्रपोज द एक्सक्लूसिव ट्रायंगल फॉर एजुकेशन बोलेंगे तो आपको मालूम होना है कि वो जेपी नाइक है। तो with respect to social context, NCF 2005 has ensured that irrespective of caste, creed, religion and sex, सब, तो हमारे एनसीएफ का गाइडलाइन से क्या होता है? उनका कहना है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट जो के हिसाब से कोई भी कैस्ट हो, कोई भी क्रीड हो, कैसे भी हो, क्या कौन सी भी सेक्स हो, उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाए।
ओके, नाउ कमिंग टू सम ऑफ द वाइटल पॉइंट्स यू शुड नो, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आप शायद सोचते होंगे कि क्या इतना सिंपल फुल फॉर्म भी पूछते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो पूछे गए भी। तो आरटीई मीन्स फुल फॉर्म क्या होगा? राइट टू एजुकेशन। एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और आर्टिकल 21 इसके ऊपर 3-4 बार अभी तक इतने सालों में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 45, आर्टिकल 21, 45 के बारे में भी आई ऑलरेडी डिस्कस हमारे प्रीवियस वीडियो में, ज़रूर देख लीजिएगा। दे आर वन एंड द सेम ओनली। तो इट डिपेंड्स ऑन विच ईयर में अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से। तो आर्टिकल 21 ये क्या बोलता है? टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड नो, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स, 6 to 14 years। और एनसीएफ प्रोपोजेस द एवेल्यूएशन शुड बी बेस्ड ऑन कौन से, किसके ऊपर होना है? ग्रेडिंग के बाद। और उनका एक और प्रपोजल क्या है? NCF reviewed the NCFSE 2000 in the light learning without burden होना है पढ़ाई में, right? और as per the NCF 2005 guidelines, stress related problems of the students, उनका कहना है, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी बच्चों में स्ट्रेस होता है वो काउंसलिंग के साथ और गाइडेंस के साथ रिमूव किया जा सकता है। और मेजर शिफ्ट क्या है? इफ एग्जाम में अगर आपको पूछेंगे कि मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन व्हाट इज इट, फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक, ये जरूर याद रखिए, दिस इज ऑल्सो इन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, एंड ऑल आर इम्पॉर्टेंट, इसीलिए यू नो आई एम वेरी पर्टिकुलर कि की पॉइंट्स लगा दिया मैं, सबके सब इम्पॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ 2005 नेशनल, क्योंकि ये मैं पूरे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को मन में रखते हुए ऑन द की पॉइंट्स लेके ये डाल चुकी हूँ। ओके, सो डोंट थिंक कि इतना कनेक्शन नहीं है। अगर मुझे एनसीएफ के बारे में बात करना है तो इट विल टेक मी 10 days टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, यानी एक घंटे लग जाएंगे। वी कांट, और मैं वो, हमें राइट्स नहीं है कि हम पूरे के पूरे रिप्रोड्यूस करें आपके सामने। ओके, इट हैज गॉट इट्स रूल्स। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स वी आर डिस्कसिंग हियर एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो भी। एंड हियर कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोफेसर यशपाल आज रिसेंटली उन्होंने एक्सपायर हो गए हैं, प्रोफेसर यशपाल जी। ओके, तो आई एम श्योर इस साल पेपर में इनके बारे में ज़रूर आ जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ 2005 नेशनल स्टेयरिंग कमिटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप, कौन? प्रोफेसर यशपाल। इज ही प्रेजेंट नाउ? नो, ही इज नॉट अलाइव। रिसेंटली उनका एक गुजर गए हैं। और ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टेयरिंग कमिटी? यही थे। ओके, और अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एम ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंस कैसा होना चाहिए? should be to enable the student to analyze the social political reality। एम एनसीएफ के हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंस कैसा होना है? बी एबल टू एनेबल द, जो बच्चा है वो एनालाइज करे सोशल पॉलिटिकल रियलिटी क्या है जिंदगी में हमारे। और नेक्स्ट इज एनसीएफ 2000 ऑफ द ओपिनियन दैट टेक्स्ट बुक शुड बी सीन एज अ मीडियम टू इनकलकेट द एक्ट। तो एनसीएफ गाइडलाइंस के हिसाब से टेक्स्ट बुक ऐसा होना है जो इनकलकेट होना है हमारे बच्चों में, वो वैल्यूज सोसाइटी का वो सब हमें समझ में आने और हम इम्बाइब भी करें। तो अगर कोई पूछेंगे कि एनसीएफ 2005 कौन से थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, इट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी। और अर्लियर एनसीएफ वाज बेस्ड ऑन कौन सा? बिहेवियरल साइकोलॉजी। अभी कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी क्या होते हैं? लर्निंग एक्सप्लोरेशन मेथड है ना। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। पीटीआर रेशियो के बारे में कई बार एग्जाम को पूछते हैं। शायद आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि 125 चिल्ड्रन है क्लास में, तो कितने टीचर्स होना है इन प्राइमरी स्कूल, नहीं तो अपर प्राइमरी स्कूल में 150 बच्चे हैं तो कितने टीचर्स होने, तो इसके रेशियो के हिसाब से आपको लगाना है। ओके, तो एट प्राइमरी लेवल द पीटीआर शुड बी 30:1 एंड एट अपर प्राइमरी लेवल 35:1 एज पर राइट टू एजुकेशन टू फ्री एंड कम आरटीई एक्ट 2009। ये बात रख लेना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनसी टू अबाउट सोशल साइंसेज अगर हम बात करेंगे एनसीएफ का, डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की फॉर्मेशन हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स सोशल इश्यूज पे होना है। और डिफरेंट डिप्राइव ग्रुप्स जो कुछ होते हैं
शुड बी, वो जो कंटेंट है should be related to all that. ये की पॉइंट्स होते हैं. एंड कमिंग टू सम ऑफ द अदर वाइटल पॉइंट्स, जैसे यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस SSA, समग्र शिक्षा अभियान. और यू नो व्हाट इज दिस, ये अभियान, सॉरी, एक मिनट, हाँ, अरे क्या क्या कर रही हूँ यहाँ पे, डिलीट, अभियान, शिक्षा अभियान. इट्स overarching program for the school education um, to ensure. तो दिस, ये भी एक स्कूल एजुकेशन है. वो सहायता करती है टू गेट गुड लर्निंग आउटकम्स. और IEDSS मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन विद डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज. ये भी फुल फॉर्म ज़रूर याद रख लीजिएगा. सो कमिंग टू DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है. ये 1994 में लॉन्च हुआ है. सी गाइस, ये आई नो ये सब शायद आप बोल सोचते हैं क्या है, क्या बता रहे हैं. तो दीज आर की पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो कुछ बोल रही हूँ, दीज आर द की पॉइंट्स यू शुड नो एज पर द सिलेबस. तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, इट इज ऑल्सो नोन एज द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी डे, विच केम कौन से ईयर में इफेक्ट हुआ है, 2010 में. एंड कौन सा फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो. दिस इज, ये है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया. ये सबको मालूम है ना. एंड ये भी एक रूल है कि फिक्स स्टूडेंट टीचर रेशियो होना है, और कॉर्पोरेट रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होना, और मेंटल हैरासमेंट बिल्कुल नहीं हो. और प्राइमरी रोल ऑफ टीचर, दिस इज ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट. प्राइमरी रोल ऑफ टीचर कैसा होना है, फैसिलिटेटर होना है. एंड इन विच रैंक दैट इंडिया स्टैंड्स, 135th कंट्री. जो इंडिया इज टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट टू एवरी चाइल्ड. हमारा कंट्री 135th पोजीशन में है. ओके. एंड अगर राइट टू एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज अंडर, उनको कितना एज लिमिट है, 18 ईयर्स है उनका. एंड नए रूल्स, एज पर द रूल्स के हिसाब से क्या है, प्यूपल टीचर रेशियो शुड बी 40:1. स्कूल को 1 से 3 किलोमीटर तक होम के आसपास होना है. और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये जो है ना, ये केम इनटू इफेक्ट ऑन 30th December 2016. इट वाज रिप्लेस्ड विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, PWT एक्ट. ये 1995 में जो कुछ था, उसके ऊपर उसको रिप्लेस किया गया है इसके साथ. सो दिस इज ऑल अबाउट बिल का प्यास हुआ क्या है. आप जस्ट पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बस इससे ज़्यादा बोलने की कुछ नहीं है यहाँ पे. एंड कमिंग टू द लास्ट कॉन्सेप्ट, डिसेबिलिटी कैटेगरी, RPD एक्ट 2016. इसमें 3 कैटेगरीज हैं. इंटेलेक्चुअल, नॉट 3, 6 आई थिंक. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक, फिजिकल डिसेबिलिटी 2, और मेंटल बिहेवियरल, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी. तो डिसेबिलिटी कैटेगरीज RPD एक्ट के हिसाब से कितने हैं, 6 होंगे. तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपको ये सब आ जाते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसकैलकुलेट डिसेबिलिटी, ये सब. ओके. और फिजिकल डिसेबिलिटी यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये ऐसा ये आते हैं. और विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयर, ये सब फिजिकल में आ जाते हैं. मेंटल बिहेवियर में मेंटल इलनेस वाली आती है. ब्लड डिसऑर्डर अलग है, मल्टीपल डिसेबिलिटी अलग है, और क्रॉनिक. इनके ऊपर कुछ एग्जाम में कहीं कभी भी पूछे नहीं, बट ओनली थिंग यू शुड नो इज व्हाट इज RPD मीन्स व्हाट. हाँ, तो ये एक्ट क्या है मालूम होना है, बस बात खत्म. सो विद दिस वी आर डन विद आवर NCF 2005 का पूरा नोट्स वी आर completed. तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द डिस्क्रिप्शन, लाइक द वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए व्हाट यू फेल्ट अबाउट द वीडियोस. एंड हाँ, इफ नॉट, एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिए. बुक का ऑर्डर्ड, वो भी अवेलेबल है फिलहाल. यू कैन परचेज इट राइट नाउ. लॉकडाउन ख़त्म है तो इट इज़ ईजिली अवेलेबल. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. गुड डे. शुक्रिया. बाय.